का टॉपिक है द्रुखिम के अनुसार यांत्रिक एवं सावयवी एकता में क्या अंतर है। यानी यांत्रिक एकता किसे कहते हैं, सावयवी एकता किसे कहते हैं। बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड। द्रुखिम के अनुसार सामाजिक एकता सामाजिक जीवन का आधार है। यह एक नैतिक और गतिशील तत्व है। आदिम समाजों में जहाँ पूर्ण समानता पाई जाती है और सामूहिक चेतना बलवती होती है, सामूहिक भावनाओं के प्रति लोगों में गहरी आस्था होती है, वहाँ यांत्रिक एकता पाई जाती है। दूसरी ओर आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पाई जाने वाली निर्भरता के समान ही है। इसे द्रुखिम सावयवी एकता कहते हैं। विशुद्ध रूप से कोई भी समाज न तो यांत्रिक होता है और न ही सावयवी होता है। दोनों प्रकार के समाजों में सुदृढ़ता तो पाई जाती है, किंतु सुदृढ़ता की प्रकृति में अंतर होता है। दोनों ही समाजों में कुछ समानताएं भी हैं। जैसे दोनों प्रकार के समाजों में समूह की भावनाओं को सर्वोपरि माना जाता है। दोनों में कानून के प्रकार का अंतर होते हुए भी समाज ही शक्तिशाली रहता है। दोनों में सुदृढ़ता समान रूप से पाई जाती है, फिर भी इन दोनों प्रकार के समाजों में कई अंतर हैं। इन दोनों प्रकार की एकता में पाए जाने वाले अंतर का निम्नलिखित है। जैसे यांत्रिक एकता व्यक्ति को बिना किसी मध्यस्थ के समाज से सीधे जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप को प्रकट करती है, अर्थात समाज में कुछ ऐसी भावनाएं और विश्वास पाए जाते हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य समान रूप से स्वीकार करते हैं। सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है, जो कि पारस्परिक संबंधों की एक निश्चित व्यवस्था को जन्म देते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता का आधार भिन्नता और विशिष्टता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता समानता पर आधारित है, तो सावयवी एकता श्रम विभाजन पर आधारित है। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में। प्राचीन समाजों में जहाँ दमनकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है, वहाँ यांत्रिक एकता की प्रधानता पाई जाती है। इसके विपरीत जैसे जैसे समाजों का विकास होता है, वैसे वैसे दमनकारी कानूनों का स्थान प्रतिकारी कानून लेने लगते हैं। ऐसे समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो सावयवी एकता व्यक्तिगतता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर जोर देती है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता की उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर है। सामूहिक चेतना की शक्ति का ह्रास होने पर सावयवी एकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार सामूहिक चेतना और सावयवी एकता परस्पर विरोधी दशाओं में गमन करते हैं। सावयवी समाज की सुदृढ़ता सामूहिक प्रतिनिधान द्वारा बनी रहती है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है। व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यों में समाज को ध्यान में रखता है। सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज में सीधा संबंध नहीं, वरन अप्रत्यक्ष संबंध होता है। विशिष्ट कार्यों के लिए वह अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट, यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक और उसके प्रतिकूल है। इस प्रकार की एकता वाले समाजों में सामान्य भावनाओं और प्रवृत्तियों का प्रभुत्व पाया जाता है, वहाँ व्यक्तिगत विशेषता और मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। व्यक्ति पर समूह छाया रहता है तथा व्यक्तिगतता शून्य हो जाती है। दूसरी ओर सावयवी एकता व्यक्ति के विकास की पूर्ण अवसर प्रदान करती है। वहाँ समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगलता नहीं है। द्रुखिम ने बताया है कि सावयवी एकता वाले समाजों में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र होता है, जो उसके लिए विशिष्ट है, अर्थात उसका एक व्यक्तित्व होता है। द्रुखिम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं। यानी यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करते हैं। निर्जीव वस्तु का निर्माण करने वाले तत्व परस्पर एकाकार व घुले मिले होते हैं। इनकी अपनी कोई पृथक क्रिया नहीं होती है, वरन सभी साथ साथ हिलते डुलते हैं। ऐसी स्थिति यांत्रिक एकता वाले समाजों में होती है। और सावयवी एकता की तुलना शरीर से की गई है, जिसमें प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट रचना और स्वतंत्र एवं विशिष्ट कार्य होता है।
फिर भी वे शरीर के साथ जुड़े होने के कारण एकता को प्रकट करते हैं। यांत्रिक एकता में जीवन से संबंधित अनेक प्रकार की सामूहिक भावनाओं का प्रचलन पाया जाता है जो समूह जीवन का आधार होती है। सावयवी एकता में भावनाओं के स्थान पर नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। यांत्रिक एकता में अपराध के स्वरूपों की संख्या अधिक होती है। परिवार, यौन जीवन, धर्म, राष्ट्र, सामूहिक जीवन, सामूहिक चेतना आदि व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने की अपेक्षा करते हैं। व्यक्ति की एक छोटी सी भूल भी अपराध की श्रेणी में आ जाती है। और सावयवी एकता में अपराधों के प्रकारों की संख्या कम हो जाती है। परिवार एवं विवाह से संबंधित कुछ कार्य ही अपराध माने जाते हैं। धार्मिक जीवन से संबंधित अपराध तो लगभग समाप्ति हो जाते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता का संबंध खंडात्मक सामाजिक संरचना से है, जिसमें प्रत्येक अंग समान प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को दोहराता है, जबकि सावयवी एकता में संगठित संरचना पाई जाती है। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट समूह होते हैं जो परस्पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है। समाज और मानव की सभी क्रियाओं का नियंत्रण, निर्देशन और नियमन धर्म के द्वारा होता है। सावयवी एकता में धर्म का प्रभाव घट जाता है और उसका विशेषीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता प्राचीन, सरल और आदिम समाज में पाई जाती है। यहाँ समाज में समानता और सामूहिकता का साम्राज्य होता है। सावयवी एकता आधुनिक समाजों का लक्षण है जिनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट, यांत्रिक समाज में भेदभाव नहीं होता है, जबकि सावयवी समाज में पर्याप्त विविधीकरण पाया जाता है। कार्य की विशिष्टता और दक्षता विविधीकरण को जन्म देती है। यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित होती है। लोग परंपरा के अनुसार अपने दायित्व निर्वाह की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जबकि सावयवी एकता समाज की सुदृढ़ता समझौते या संविदा पर आधारित होती है। समझौते का पालन करना कानूनी दायित्व होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, जबकि सावयवी समाज में इन दोनों की बहुलता पाई जाती है। तो दुर्कहेम का मत है कि सावयवी एकता संविदात्मक संबंधों को जन्म देती है। श्रम विभाजन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। समझौते के आधार पर ही वे एक दूसरे को सहयोग देते हैं और सेवाएं प्राप्त करते हैं। दुर्कहेम ने सामाजिक उत्विकास का संबंध भी श्रम विभाजन और सामाजिक एकता से जोड़ा है। प्रारंभ में समाज यांत्रिक एकता पर निर्भर था, जिसमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण नहीं था। दमनकारी कानून प्रचलित थे, सामूहिक चेतना प्रबल थी, समूह समानता की प्रधानता थी। धीरे धीरे समाज में सदस्यों की संख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि हुई तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपा। व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ी, प्रतिकारी कानून बने, सामूहिकता का ह्रास हुआ और व्यक्तिगता में वृद्धि हुई। समानता का स्थान विभिन्नता ने ले लिया। ऐसे समाजों में सावयवी एकता पाई जाती है। इस प्रकार समाज के उद्विकास के दौरान यांत्रिक एकता और धर्म का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है और सामाजिक संरचना की जटिलता में वृद्धि होती है। दुर्कहेम यह भी स्वीकार नहीं करते हैं कि श्रम विभाजन के कारण मानव के सुख में वृद्धि होती है या सुख वृद्धि की इच्छा ही श्रम विभाजन को जन्म देती है। श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है और सुख की इच्छा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसका विश्लेषण मनोविज्ञान का कार्य है, समाजशास्त्र का नहीं। थैंक यू।